Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, written by Dr. Benjamin Hardy. We are doing step number 5, page number 163. और स्टेप नंबर 5 कहता है ऑटोमेट एंड सिस्टमाइज योर फ्यूचर सेल्फ। अब जब आपको ये पता लग गया है कि मेरी फ्यूचर की ये 3 प्रायोरिटीज़ हैं, मुझे किस प्रकार से अपने लेसर गोल्स को दूर रखना है, किस प्रकार से मुझे बिल्कुल सिस्टमाइज्ड रहना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है लैक में नहीं रह के, तो अब ये कह रहा है कि आप अपने आप को सिस्टमाइज करें और ऑटोमेट करें। उसके लिए यहाँ पे अरी मीजल के लिए कहते हैं कि क्लैरिटी इन फ्यूचर क्रिएट्स क्लैरिटी इन हेयर एंड नाउ। अगर आपके फ्यूचर में क्लैरिटी है तो आपके आज की सोच में क्लैरिटी है। और कोई भी चैलेंज जो आपको आता है उसके लिए वो बता रहा है अकॉर्डिंग टू अरी कि आप उसे ब्रेक डाउन करें छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, मिनिमम के अंदर सिंप्लीफाई करें और उसमें से हर उस चीज़ को हटा दें जो कि आपके लिए बिल्कुल नेसेसिटी नहीं हो। उसके बाद में जब आपने अपने टास्क को ऑप्टिमाइज़ कर लिया कि हाँ यही मेरे लिए ज़रूरी है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसको जितना जल्दी ऑटोमेट हो सकें उतना उसे ऑटोमेट करें। उसके लिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें, प्रोसेसेस यूज़ करें, आप किसी बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के जितना काम करा सकें वो करें और फिर उसको सेट करके भूल जाएं। फाइनली जो चीज़ें रह गई हैं उसे आप आउटसोर्स करें किसी स्पेशलिस्ट के पास में या किसी जर्नलिस्ट के पास। इम्पॉर्टेंट नोट में ये है कि आउटसोर्सिंग आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये आनी चाहिए जब आपने चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ और ऑटोमेट कर दिया है। क्योंकि अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं किस एक इनएफिशिएंट टास्क को जिसको आप ऑटोमेट कर ही नहीं सकते हो, तो ये आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, वो तब भी इनएफिशिएंट ही रहेगा। आउटसोर्स आपको सिर्फ तभी करना है जिन चीज़ों को आप ऑटोमेट और ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, मैं अपने लीड जनरेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकती हूँ, सेट करके भूल जाऊँ। मैं अपने लिए एपीआई ले सकती हूँ सब, लेकिन जो ह्यूमन कॉलिंग से लोग आते हैं वो तो ह्यूमन कॉलिंग से ही आएंगे। राइटर यहाँ पे अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दे के बोल रहा है कि जब मैंने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात की और उसको अपने गोल्स बताए, अपना लाइफ का पर्पस बताया, तो उसने मुझे बोला कि तुम ऑटो इन्वेस्ट करो। एक सेट अमाउंट ऑफ मनी ऑटोमेटिकली जो आपके बैंक अकाउंट में चले जाए, आपसे आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चले जाए हर सोमवार को, उसको सेट करके भूल जाओ। ओवर द टाइम उस अमाउंट को आप इंक्रीज़ कर लो। उनके एडवाइज़र ने बताया कि इन्वेस्टिंग कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंसी के साथ के अंदर बहुत ही मैटर करता है। अब एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी गई है, टाइम इन द मार्केट और टाइमिंग द मार्केट। आप कितना समय मार्केट में स्पेंड कर रहे हैं या आप मार्केट को टाइम करके उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। सो डॉक्टर बेंजामिन कहते हैं कि मैंने उस अमाउंट को अपने जितना मैं कंफर्टेबली कर सकता था और उसको करके मैं भूल गया। और मैंने 3 महीने बाद जब मेरे एडवाइज़र से बात की तो उसने बताया कि उसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर जब से उसने ऑटो इन्वेस्टिंग की है कितना ज़्यादा ग्रो कर गया है। बेंजामिन बिल्कुल स्टन थे और मोटिवेटेड थे। उन्होंने अपने अमाउंट को इंक्रीज़ किया और रेगुलरली उस अमाउंट को टाइम टू टाइम वो इंक्रीज़ करते हैं। फिर कह रहे हैं कि आप जहाँ भी ज़िंदगी में तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं और आसानी से बढ़ना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को ऑप्टिमाइज़ करें, सिस्टमाइज़ करें। जिस समय आप स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपका कॉन्शियस माइंड फ्री होता है। जब वो फ्री होता है तो वो फोकस करता है प्ले में, प्लान में। ऑटोमेशन इंश्योर करता है कि आपका रिजल्ट कंसिस्टेंटली आएगा। तो कहते हैं डोंट, डरिए मत, चाहे थोड़ा सा छोटे से शुरू करो, डिज़ाइन करें अपने फ्यूचर सेल्फ पे एक सिस्टम उसके अराउंड बनाने के। सिस्टम डिज़ाइन करने का मतलब है कि ऐसा रूटीन जो बिल्कुल फ्रिक्शन फ्री हो, जो जितना ऑटोमेटिक हो सके आपके गोल को पाने के लिए उतना पॉसिबली ऑटोमेटिक हो जाए। बैरियर कहाँ लगाने, जहाँ पे आप कोई भी अनवांटेड आउटकम नहीं चाहते हैं। ये सोचिए कि कहाँ पे आप कुछ परिवर्तन करके कोई भी जैसा आप इफ़ेक्ट चाहते हैं वो इफ़ेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अपने सोशल मीडिया ऐप सेल फ़ोन से हटा दिए, तो अब आप जो वैल्यूएबल टाइम उसे स्क्रॉल करने में लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे ना। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो ये आपको करना पड़ेगा। तो डिज़ाइनिंग अ सिस्टम का मतलब क्या है कि इंटेलिजेंटली सबसे पहले ये क्लैरिफाई करें, सिंप्लीफाई करें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसे एग्जाम्पल समझिए कि मैनेजमेंट ऑथर लेजेंड पीटर ड्रकर कहते हैं
कि देर इज़ नथिंग क्वाइट सो यूजलेस एज डूइंग विद ग्रेट एफिशिएंसी समथिंग दैट शुड नॉट बी डन एट ऑल। कि हम कोई एक काम बहुत ही एफिशिएंसी से कर रहे हैं जिसको बिना करे हमारा काम चल सकता था। इससे ज़्यादा यूजलेस कुछ हो सकता है कि उस काम को करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम उसको बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यूजलेस चीज़ों के ऊपर टाइम ना लगाएं। इफ़ेक्टिवनेस क्या है? डूइंग द राइट थिंग्स। और रियल एफिशिएंसी क्या है? डूइंग द राइट थिंग्स राइट। तो इफ़ेक्टिवनेस जो है वो सबसे पहले आना चाहिए एफिशिएंसी से भी। सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है? ऑटोमेट करना, आउटसोर्सिंग करना, ताकि आपको अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट मिले। अपने आप को जगह देनी ताकि आप अपनी अटेंशन और अपनी एनर्जी वहाँ लगा सकें जहाँ पे आप चाहते हैं, जहाँ से आपकी ग्रोथ है। सो गोल ये है कि आप अपना मेंटल और फिज़िकल जो काम है ऑफलोड करें। बेंजामिन हार्डी कहते हैं कि डैन सुलिवन के साथ में मैंने एक बुक लिखी, हु नॉट नाउ, जिसकी प्रमाइस क्या है? अगर आप अपनी लाइफ में बड़े गोल अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक राइट हु चाहिए कि ये काम कौन करेगा, जो आपके मोस्टली कि ये काम कैसे होंगे उसका ध्यान रख सके। यानी कि आपको एक टीम चाहिए जो आपके सब काम को, आपको ऑटोमेशन चाहिए जो आपके सब कामों को करे। आप सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपका फ्लो, आपका फोकस बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप 100 काम एक टाइम पे कर रहे हैं। उन लोगों को ढूंढना ताकि वो आपके इम्पॉर्टेंट टास्क कर सकें, आपके सिस्टम में आ सकें। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, वो कहते हैं कि मेरी जो असिस्टेंस है चेल्सिया, वो एक बैरियर का काम करती है मेरे माइंड को फ़िल्टर करने के लिए। मैंने उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मैं मेरी लाइफ में चाहता हूँ और वो मेरे स्केड्यूल में जाएं। वो कितने सारे रिक्वेस्ट जो मुझे मिलने के लिए आते हैं या काम आते हैं, वो उसको बहुत कॉन्शियसली फ़िल्टर करती है। हफ्ते में एक दिन मैं उसके साथ बैठ के अपॉर्चुनिटीज़ और सिचुएशन को डिस्कस करता हूँ जो उसको लगता है कि ये मेरे लिए रेलेवेंट है। जब आप ये सिस्टम बनाएंगे ना, तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये ट्रायल एंड एरर से एक ही बार में सेट नहीं होता है और रिफाइनमेंट करने होता है। इन द बिगनिंग वो कहते हैं कि मेरी सेक्रेटरी मेरे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आई जो मैं नहीं चाहता था, या ऐसी अपॉइंटमेंट थी जो कि मुझे फ्रस्ट्रेट करती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देता गया और मैं खुद अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ कमिटेड होता गया, तो हमने बेटर डिसीज़न लिए और फिर उन्हें फ़िल्टर किया जो हमारे लिए बिल्कुल रेलेवेंट थे। कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसको आप बेटर और बेटर करते चले जाएंगे। सो आप ये समझ लीजिए कि पेशेंस और प्रैक्टिस दोनों ही इसे सीखने के लिए एक सफलता की कुंजी हैं। राइटर क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? अननेसेसरी चीज़ों में ध्यान ना दें। जिन चीज़ों को आप लोगों पे डाल सकते हैं काम, उनको डेलीगेट करें, ऑटोमेट करें, ताकि ह्यूमन एरर भी वहाँ पर ना हो, ताकि आप फोकस कर सकें जो आप लाइफ के अंदर चाहते हैं। पेज नंबर 166 पर एक रेफरेंस दे रहे हैं बुक का, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, वाई मोर इज़ लेस। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बैरी स्केवार्ड्स एक्सप्लेन करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, तो ये डिसीज़न हमें थकाता है और फिर हम एक गलत डिसीज़न, रिग्रेटफुल डिसीज़न लेते हैं। ये तो बड़ी छोटी सी बात है, अगर कहीं आप मल्टी क्यूजीन मेन्यू पे चले जाओ ना रेस्टोरेंट के अंदर, तो कंफ्यूज हो जाते हो ऑर्डर देने के लिए। चाइनीज़ में जाओ तो चाइनीज़ खा लिया, थाई में जाओ तो थाई खा लिया, होता है कि नहीं ऐसा? तो जब हम ये कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो, तो यहाँ पे लैक ऑफ कमिटमेंट है, लैक ऑफ इंटेंशन है। तो फंडामेंटल जो एस्पेक्ट है ना, जो भौतिक एस्पेक्ट है डिसीजन मेकिंग का, वो ये है, एक बार आपने क्लैरिफाई कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया अपने फ्यूचर सेल्फ को, तो आप अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लें किसी भी प्रकार के डिसीजन फटीग और डिस्ट्रैक्शन से, और अपने सारे लेसर गोल से अलाउ कि आपका टाइम, आपका अटेंशन, आपका फोकस सिर्फ जो आपके बेस्ट है और जो आपका बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम हो सकता है उसी में, जो आपकी 3 प्रायोरिटीज़ हैं उसके अंदर लगाएं। बीइंग सिलेक्टिव और स्ट्रैटेजिकली वेरी वेरी क्रूशल। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पेज नंबर 166 पे लिखी हुई है कि बीइंग इग्नोरेंट मीन जो चीज़ें आपकी दुनिया के बाहर हैं, जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, उसके बारे में आपको ना पता हो, तो वो ऑल द मोर बेटर है। ऑथर जॉन मैक्सवेल कहते हैं, यू कैन नॉट ओवर एस्टिमेट द अनइम्पॉर्टेंट ऑफ प्रैक्टिकली एवरीथिंग। कि मैं हर चीज़ को एक्सपीरियंस करूँ फिर देखूँ कि ये तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मीन्स आपको वो चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है जो आपकी ज़िंदगी से रेलेवेंट नहीं है।
जो आपकी 3 बड़ी प्रायोरिटीज़ है ना, उसके बाद अगर कुछ भी है वो आपके लिए नॉन एग्जिस्टेंट ही है। बाकी सब आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेसर गोल हैं आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए। अगर आपको पता है या नहीं, बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, यानी ये एक रिसर्च हुई है, एक प्रिंसिपल है इकोनॉमी का, कि एक बटरफ्लाई जब पंख फटफटाती है ना हांगकांग में, तो अमेरिका में जाके उसका भूचाल आ सकता है। कि स्मॉल छोटे छोटे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जब वो कंपाउंड करते हैं तो मैसिव चेंजेस को लेकर आते हैं ओवरऑल सिस्टम में। इसका एक और एग्जांपल दिया जो कि बहुत ही स्टनिंग है। 1995 में येलोस्टोन नेशनल पार्क में इतनी ज़्यादा डियर यानी हिरणों की पॉपुलेशन हो गई थी कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की खेती होनी बंद हो गई थी, वो सारा कुछ खा जाते थे। तो वहाँ पे जो वुल्फ्स होते हैं उनको रखा गया ताकि वो उनको हिरन को थोड़े खाएं। थोड़े से नंबर्स के वुल्फ्स वहाँ पे डाले गए, वो कुछ डियर्स को खाते थे। बट इम्पॉर्टेंटली अब डियर ने क्या करना चालू किया, हिरणों ने वो सर्टेन एरिया जो पार्क का था वो वहाँ पर आना उन्होंने बंद कर दिया। जैसे उन्होंने आना बंद कर दिया, वो उन जगहों पे दोबारा से ग्रीनरी रीजनरेशन हो गई, सारी बड़े हो गए। जो वैलीज बिल्कुल बैरन बंजर हो गई थी, वहाँ पे जंगल उगने लग गया, वहाँ पे कॉटन वुड के पेड़ उगने लग गए, वहाँ पे पक्षी वापस आ गए। के बाद में वहाँ पे डक्स, फिश, रेप्टाइल्स, भालू आ गए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे बेरीज हो गए, फोलिएज बढ़ गई थी। क्योंकि ये जो भेड़िए वुल्फ्स थे वो क्योटोस को हंट करते थे, तो वहाँ चूहे, वहाँ रैबिट की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। कि सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग और आश्चर्य की बात ये थी कि वहाँ की जो नदियाँ थी येलोस्टोन के अंदर, वो सारी डिफाइंड हो गई और स्ट्रेट हो गई, उनके चैनल्स नैरो हो गए, पूल बन गए, फॉरेस्ट स्टेबलाइज हो गया, बैंक स्ट्रेंथन हो गए। तो एक उन वुल्व्स यानी भेड़ियों के आने से सिर्फ ये नहीं था कि हिरन कम हुए, वहाँ का पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर बदल गया, इकोनॉमिकल सिस्टम, इको सिस्टम बदल गया। कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं वो आपके लिए, आपके सिस्टम के अंदर जिन चीज़ों का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो चेंजेस भी लेके आते हैं। ये भी आप समझ लें कि इसी की वजह से जैसा आप प्रिडिक्ट करते हो कि मेरा तो फ्यूचर सेल्फ होगा, वैसा नहीं होता है। क्योंकि कौन सा एक्शन आपके लाइफ के अंदर क्या चेंज लाएगा ये आपको पता ही नहीं लगता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सिस्टमाइज्ड ढंग से सोचें, सिस्टम्स को डिज़ाइन करें, ताकि आपका लाइफ पावरफुली जैसा आप चाहते हैं वैसे आगे बढ़े। अगर आप अनअवेयर हैं और आप अलाउ करते हैं कि भाई पहले किसी भी वायरस यानी कोई भी कुछ भी फिल्टर कर दे, आपके सिस्टम को ऑल्टर करे, तो पता भी नहीं लगेगा कि ये चेंजेस कब हो गए। तो आपको स्मॉल चेंजेस क्या पता है इंट्रोड्यूस करने हैं, कि आप रीफाइन करें अपने सिस्टम को, जो चीज़ें आप चाहते हैं उसको ऑटोमेट करें, जो फजूल की नॉइज़ हैं, जो डिसीजन फटीग हैं, इसको आप ब्लॉक करें। और ये भी याद रखें कि हम कितने भी बेस्ट सिस्टम क्यों ना लगा लें, वो जल्दी आउटडेट हो जाते हैं। तो आपको इवॉल्व करना है, आपको ग्रो करना है, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया करना है। आपके उद्देश्य, आपकी सिचुएशन, आपकी एनवायरनमेंट, आप ये समझो ये भी हमेशा चेंज होते रहेंगे। जैसे जैसे आपकी विजन एक्सपैंड होगी, जैसे जैसे आपकी कमिटमेंट आपके बेटरमेंट के लिए होगी, आपके रिजल्ट भी बेटर होते चले जाएंगे एंड यू विल इम्प्रूव योर सिस्टम ऑल्सो। सो स्टेप नंबर 5 क्या है? आप अपने सिस्टम को ऑटोमेट करें, अपने फ्यूचर सेल्फ को सिस्टमाइज करें। पूछिए अपने आप को कि मैं अपने बेटर सिस्टमाइज्ड अपने डिज़ायर्ड फ्यूचर सेल्फ के हिसाब से कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, अपनी लाइफ में से फजूल की चीज़ों को एलिमिनेट कैसे कर सकता हूँ, ताकि मुझे डिसीजन मेकिंग फटीग नहीं हो, मैं छोटे मोटी चीज़ों के अंदर यहाँ वहाँ ना भागूँ। कौन से बैरियर्स, कौन से फिल्टर्स आप क्रिएट करेंगे ताकि आपका टाइम और आपकी अटेंशन वहीं हो जहाँ पे आपका गोल हो। आप क्या चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं और किस प्रकार से आप अपनी वीकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। दिस इज़ फॉर एन एग्जाम्पल। आपको वो लोग कहाँ पे मिलेंगे जो आपके बहुत सारे काम, जो कैसे वाले काम हैं, होने वाले काम हैं, उन्हें आपके लिए करेंगे, जो कि आप नहीं करना चाहते। जैसे मैं हायरिंग कर ही नहीं सकती थी, तो मैंने अब किसी को सिर्फ अपनी हायरिंग करने के लिए रखा है। अपने आप से बाहर ले आई हूँ ताकि मेरी टीम बन जाए, मेरी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएं और मैं भी फ्री रहूँ। फ्री हो के ये हायरिंग हो रही है
Yes, of course, I'm paying for it, but that my time is more valuable. I can use it to grow my business. आपकी इन सब इसको जब आपने चैप्टर को सुना तो आपको क्या लग रहा है? आपको नहीं लग रहा दैट अगर आप सब कुछ सारी डायरेक्शन आपके बिल्कुल जो आप चाहते हैं उस तरफ हो जाए तो रिजल्ट आने में देरी हो सकती है क्या? कभी नहीं. What you think about this? Do let me know. Share these audio videos with everyone. Please do like and subscribe the channel for it to grow. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.